यह सुश्रुत संहिता 14वां अध्याय सबसे प्यारा अध्याय, बेसिक्स वाले जो चैप्टर होते हैं उसमें से एक। और ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, फिजियो में है ना। तत्र पंच भौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य व अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक परिणितस्य यस तेजो भूत सार परम सूक्ष्मम स रसम इति उच्यते। पंच महाभूतों से निर्मित, 4 प्रकार का, 6 रसों से युक्त, 2 या 8 वीर्य वाला, अनेक गुणों से युक्त आहार जब सम्यक रूप से जिसका पाचन हो जाए, तो जो तेजो भूत या तेजो शब्द पाचन के अर्थ में, तो जो आहार का सार है परम सूक्ष्म, वो क्या कहलाता है? रस। लेकिन फील इन द ब्लैंक्स में आया तो पहले सरस जाएगा, क्या कर सकते, समझ पा रहे? तस्य च हृदय स्थानम, रस का स्थान हृदय, से हृदय चतुर्विशंति धमनीर अनुप्रविश्यम ऊर्ध्वगय दश दश अधोगामी चतस्र त्रिय, हृदय से जुड़ी हुई 24 ऊर्ध्व अध और त्रियक धमनियों द्वारा ये पूरे शरीर का क्या करता है? कृत्स्नम शरीरम अरहर्ष, अरहर्ष तात्पर्य कंटिन्यूसली, तर्पयति वर्धयति धारियति यापयति। आगे लिखता है च अदृष्ट हेतु केन कर्मण, लिखो भोजनोपरांत बनी हुई रस धातु द्वारा शरीर का तर्पण, वर्धन, धारण और यापन होने में कारण है। अदृष्ट हेतु कर्म अर्थात पूर्व जन्म के कर्म। अब सुनो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। एक आदमी है जिसका वजन है 38 किलो और उस सुबह 10 रोटी खाता है, दोपहर को 6 खाता है, शाम को 10 खाता है, ठीक है। और वो पिछले 10 साल से इतना ही खा रहा है, उसका वजन 38 किलो 500 ग्राम ही नहीं। एक आदमी 2 रोटी सुबह खाता है, 2 रोटी शाम को खाता है, लेकिन उसका वजन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब आप फर्क समझो, उसमें कितना रस बन रहा होगा जो रोज की 26 रोटी खा रहा है, फिर भी उसके शरीर का वर्धन तर्पण ये प्रॉपर नहीं हो रहा। जबकि अगर आप कैलोरी को गिने तो कैलोरी की तो दुकान है वो तो, और 2 रोटी वाले के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बेसिकली साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। यहां मेटाबॉलिज्म को कारण ठहरा देते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है ना वो प्राइमरी कॉज नहीं है, वो तो सपोर्टिंग कॉजेज है। कोई कहता है कि हेरिडिटरी है, कुल मिला के आइडियोपैथिक है कि अगर कैलोरी को काउंट करके खाने वाला कंसेप्ट है तो फिर 26 रोटी वाले के साथ कुछ तो होना चाहिए, 1.25 किलो ही बढ़े। समझ पा रहे? तो इसमें कारण क्या? पूर्व जन्म के कर्म, मतलब अदृष्ट हेतु कारण। नेक्स्ट, तस्य शरीरम अनुसरतो अनुमानाद गतिर उपलक्षित्वा श वृद्धि विकृते। अब ये आप सबको पता है कि रस धातु जा रहा है और ये जहां रुकेगा वहां विकृति, इसका क्षय होगा तो रस क्षय वाली विकृति, इसकी वृद्धि होगी तो रस वृद्धि जन्य लक्षण। तस्मिन् सर्व शरीर अवयव दोष धातु मलाशा अनुसरणी रसे जिज्ञासा सौम्य तेज। अब ये पूछ रहा है कि पूरे शरीर में जो घूम रहा है ये सौम्य है कि तेज है? क्योंकि पाचन तो पाचक पित्त से हुआ है, लेकिन रस तो शीतल होता है ना। आगे लिखता है द्रव अनुसारी स्नेह जीवन तर्पण धारण आदि विशेषेर सौम्यम इति अवगम्यते। रस धातु सौम्य है तभी तो रस के मल स्वरूप कफ की उत्पत्ति होती है।
नेक्स्ट, विमर्श में गुरुवादी गुण दिए हुए, इनको क्या बोला जाता है? हाँ? चिकित्सीय गुण और शारीरिक गुण। जिसको नहीं याद हो वो रट लेना। गुरु मन धीम स्निग्ध सुलक्षण शांत मृदु स्थिर गुणा से सूक्ष्म विशदा विसंति से विपर। और इसी से अपन अष्टविध वीर याद करते हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध की जगह गुरु मृदु हिम स्निग्ध, तो मृदु का तीक्ष्ण हो जाता है। गुरु के साथ लघु है ही, हिम के साथ में उष्ण, स्निग्ध के साथ रुक्ष। चलिए नेक्स्ट, बेल अंकल कह रहे हैं हृदय रसो निसरती तस्माद एवं च सर्व से सिरा भी हृदय अर्चित। लिख दो, भेल के अनुसार हृदय से क्या निकलती है? शिरा। यहां सुश्रुत के अनुसार हृदय से क्या निकल रही थी? धमनी। और काश्यप अनुसार, काश्यप अनुसार भी हृदय से क्या निकलती है? सिरा। तो भेल काश्यप अनुसार हृदय से सिरा है, सुश्रुत बराबर धमनी, और चरक ओजो वाहिनी। चरक अनुसार हृदय से क्या निकलती है? ओजो वाहिनी। कितनी? 10। चरक ओजो वाहिनी, सुश्रुत धमनी, काश्यप भेल सिरा। इस कोटेशन का रेफरेंस आ सकता है, हृदय रसो निसरती तस्माद एवं च सर्वस्य सिरा भीर हृदयम चेति। किसकी लाइन है? भेल की। और इसके जितना है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाला कोटेशन है, इसके आगे वाला, रसस्तु हृदय याति समान मारुतेर इति रंजितम पाचित तत्र पित्ते नायति रक्त का। ये है शारंगधर की लाइन। शारंगधर क्या कह रहा है पता है? रस से रक्त कहां बन रहा है? हृदय में। और किस से बन रहा है? समान वायु और रंजक पित्त की वजह से। ठीक, इस लाइन को अपन आगे में भी कोट करेंगे, तो रेफरेंस दोनों का याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर का कोटेशन। स खलु आप्यो रसो यकृत प्लीहानव प्राप्यम रागम उपेति। लिख दो, सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार रस धातु, रस धातु को यकृत व प्लीहा में रंजक पित्त, रंजक पित्त रक्त में बदल देता है। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा लिख देता, सुश्रुत, फिर लिखता रस, फिर लिखता रक्त, फिर यहां लिख देता एट यकृत प्लीहा, और बाई लिख देता रंजक। ठीक है, इसी को शारंगधर अंकल क्या कह रहे हैं? रस टू रक्त बनने में एट हृदय, बाई समान मारुत एंड रंजक पित्त। क्लियर है? और इसी को वाग्भट अंकल क्या कहते हैं? रस से रक्त बना, कहां बना? एट आमश, और बाई रंजक पित्त। चलिए, चरक अनुसार रस का तेज और पित्त की उष्मा से सीधा ही रस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रक्त। तो सबकी बात हो गई अब, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शारद, सब के अनुसार रस से रक्त बनना। अब आगे बढ़ो। रंजित तेज साम तू आप शरीर स्तेन देहि नाम अव्यापन्नान प्रश्नेन रक्तम इति भी धीयते। रंजित पित्त या रंजक पित्त से रंजित, आप मतलब रस धातु, अव्यापन का मतलब है अविकृत रूप से, मतलब प्राकृत तरीके से बने उस ब्राइट, अप्रसन्न का वो प्रसन्न का अर्थ क्या है? एकदम चमकीला जो बनता है वो क्या कहलाता है? रक्त। ये सुश्रुत अंकल की लाइन। विमर्श में चरक की लाइन पहली, तेज और रसानाम मिल गया। तीसरी लाइन, आमाशय आश्रितम पितम रंजकम रस
रंजनाथ वाग्भट। शारंगर कहते हैं रसस्तु हृदय यानी समान मारुते रीति रंजितम पाचितम तत्र पित्ते नाइति। क्लियर। चलो अब आते हैं आर्त, क्योंकि आर्त का संबंध किससे, रक्त से है। रस आदि, रस से ही स्त्रियाम रक्तम रज संज्ञकम प्रवर्तते। फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है। रस आदि स्त्रियाम रक्तम डॉट 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 संगम प्रवृत्ति, तो रज भरवाया था उसके वहां पे। आर्तो भी था, पुष्प भी था, लेकिन उसने सही भरवाया तो क्या भरा गया, रज। तद वर्षाद द्वादशाद ऊर्ध्वम, मीनार बोलते हैं रजो दर्शन। किस वर्ष में, 12 वर्ष की आयु में, 50तम शयम। और मीनोपोज किसमें, 50 वर्ष की एज। स्पष्ट लिखा है सुश्रुत ने, मल्टीपल सेंटेंस आ जाए कि सुश्रुत ने रजो दर्शन रजो निवृत्ति के लिए क्या लिखा है, तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि रजो दर्शन 12 वर्ष की आयु में और रजो नाश किसमें, 50। विमर्श में एक लाइन चरक की दी हुई है, मासात निष्पिच्छिल दहारती पंचरात्र अनुबंधी नेवती बाहुल्यम अल्पम आर्तम शुद्धम। न ज्यादा न कम, 5 रात्र अनुबंधी, पिच्छिल नहीं है, दहा नहीं है, पीड़ा नहीं है, मतलब कप पित्तवात से प्रकोपित नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध आर्त। और इसके जस्ट ऊपर सुश्रुत की लाइनें जो पढ़ेंगे आगे अपन, मासेन उपचितम काले धमनिभ्याम तदार्तम ईशत कृष्णम विगंधम वायुर्योनि मुखम नहीं। तो ईशत कृष्णम विगंधम सुश्रुत के अनुसार आर्तों का प्राकृत रंग और वर्ण, मतलब वर्ण और गंध। इसी के जस्ट आगे लिखा है सूक्ष्म केश प्रतिकाशाम बीज रक्तवा शिरा। नोट डाल के लिख दो, बीज रक्तवाही शिरा है। बीज रक्त का मतलब वही ओवेरी और जो ओम को सप्लाई होती है, उस शिरा का प्रमाण कितना है, सूक्ष्म केश। सात दिन बाद किसी के भी लिए, हेम पर्सन है अलग पर्सन नहीं, वो जलो का एक बार जिसने खून पी लिया किसी का, अब वो 7 दिन काम की नहीं। 7 दिन बाद में चाहे सेम पर्सन में यूज कर लो, चाहे तुम किसी अलग पर्सन में यूज करो, डजंट मैटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7वां कोटेशन। आर्तव शोणित तु आग्नेयम अग्नि सोमात्मक गर्भ। ऊपर लिख दो, आर्तव कौमा रक्त या शोणित बराबर आग्नेय, और गर्भ बराबर आग्नेय प्लस सौम्य दोनों, क्योंकि शुक्र शोणित दोनों है ना उसमें, आर्त और शुक्र दोनों। नेक्स्ट, रक्त की पंच भौतिकता, विस्तृताम द्रवताम राग स्पंदनम लघुताम तथा। विस्तृता पृथ्वी, द्रवता जल, राग अग्नि, स्पंदन वायु और लघुता आकाश। नेक्स्ट 10वां कोटेशन, रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेद प्रजायत मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जग शुक्रम तू जायत। और चर गर्भ, इसने रस से लेकर शुक्र तक बोला, और अगर इस लाइन में शुक्र से गर्भ उत्पन्न होता है ऐसा मिल जाता है तो चरक। ठीक, किससे क्या बनता है वो सब आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं तो अभी पढ़ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11वें कोटेशन के लास्ट लिखा है रस प्रीणिता, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है डॉट 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 प्रीणिता। प्रीणन किसका कर्म है, रस का। वाग्भट ने सिंगल सिंगल बताया ना, प्रीणम जीवनम धारणम, है ना। नेक्स्ट, हाँ 12वां, रसज पुरुष विद्याद रस रक्षेत प्रियत्नत। अब बात को सुनिएगा, बचाने की बात हमेशा रक्त की होती है, क्योंकि रक्त जीव होता है, ब्लीडिंग से आपको पेशेंट को बचाना। सुश्रुत संहिता में एक लाइन ऐसी जो रस को बचाने का भी कहती है,
रस कैसे बचेगा? जब आप टाइम पे खाना खाओ तो रस से हो गए। ये यूनिक लाइन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइन ही ज्यादा फेमस है, लेकिन एग्जामिनर अगर डीपली क्वेश्चन करना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि डॉट 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 रक्षेत प्रयत्नत रस रक्त मांस मेत। उस टाइम पर बुद्धि विवेक रखना कि एक लाइन रस के लिए भी ऐसा टुकड़ा आता है, बाकी फेमस लाइन रक्त की है कि रक्त जीवन है, उसको बचे। नेक्स्ट, रस धातु की निरुक्ति, रेफरेंस सुश्रुत। रस गतो धातु, अहर अहर गच्छति इति रस है, कंटिन्यूस जो चलता रहता है, गति जिसमें है, जो दिन रात गतिशील है, वो क्या है? रस। रस से शुक्र बनने में लगा समय, इस पे डिस्कशन होगा। तो ये कह रहा है कि ये रस और ये रक्त और ये इनके बीच की दीवार, मतलब एक कला। रस से रक्त बनना है तो इस एक कला को पार करना पड़ेगा। एक कला को पार करने में ये बोल रहा है समय लगता है 3015 कला। समझ गए? कला भी समय का मात्र, और यहां कला से ही कला गिनी जा रही, मतलब कला मात्र जो समय का है उसी से ये मेजर किया जा रहा है कि शरीर का जो अंग अवयव है कलाएं, उसमें एक कला से दूसरी कला में धातुओं के कन्वर्जन में कितनी कला का टाइम लगता है। 3015 इंटू कितना कर दोगे? 6, क्योंकि 7 के बीच में कितनी कलाएं? 6, कुल कितना हो गया? 18090 कला। दैट मीन्स, अरे बोलो, एक माह। कल तो डाला था मैंने इंस्टा पे ही। अब सुनो गौर से, अष्टादश, अच्छा ऊपर से पढ़ा, त्रीणी त्रीणी कला सहस्त्राणी पंचदश च कला एकेस, 3015 कला का समय लगता है धातुओं की एक कला, धातुओं को एक कला से दूसरी कला में जाने। एवं मासेन रस शुक्री भवती स्त्रीणाम चार्तम, इस तरह से एक मास में रस से क्या बन गया? शुक्र। इधर लिखो, रस से शुक्र बनने में लगा समय, और तुम बताओगे चरक। पक्का ना? चरक बराबर 60 रात्रि, सुशुद्ध बराबर 1 माह, वागुड़ बराबर, कोई डाउट होना ही नहीं। कलाओं में पूछे तो ऐसे कर देना। नेक्स्ट, 16वां कोटेशन कहता है, शब्द अर्ची जल संतान वद अणुनाम विशेषण अनुधाव्यत। शब्द फैलता है 360 डायरेक्शन, साउंड वेव्स। इस कमरे में सामने बैठा हो, पीछे बैठा हो, इधर हो, उधर हो, ऊपर हो, नीचे, सबको सुनाई देगी। तो 360 पे कौन मूव करती है? साउंड वेव्स। अर्ची कहते हैं अग्नि को, अग्नि जाती है ऊपर और पानी जाता है नीचे। तो शब्द तो तिर्यक चल गए, ऊपर अग्नि गई, नीचे जल। इस तरह से संपूर्ण शरीर की धातुओं के बीच में अणु रूप में दौड़ता रहता है कौन? रस। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में रख दिया है। नेक्स्ट, 17वां कोटेशन। अब पता था धन्वंतरी को कि भाई सुश्रुत पूछेगा कि आप तो कह रहे हो रस से शुक्र बनने के अंदर 1 महीना लगता है, तो फिर जो वाजीकारक योग है उनको मैथुन से पहले दिया जाता है और वो तुरंत काम करते हैं। इसका कारण क्या है? तो लिखता है, स्वबल गुणोत्कर्षात् विरेचन वद उपयुक्ताम शुक्रम शीघ्रम विरेच। वाजीकारक द्रव्य
स्वबल गुणोत्कर्ष के कारण शीघ्रता से शुक्र का रेचन करवा। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है प्रश्न। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल अपन ने चरक में भी पढ़ा था कि जैसे पुष्प होता है उसमें शुरू से गंध होती है, पर जब वो खिलता है तभी अपन उसको आघ्राण कर पाते हैं उसका। वही बात यहाँ शुक्र के लिए लिखी। यथा ही पुष्प मुकुलस्तो गंधम ने शक्कम ही स्थिति वक्तुम अथो नेवम। इसका मतलब ये थोड़ी उसमें गंध नहीं है। गंध कब उत्पन्न हो, वो गंध कहाँ है, सूक्ष्म रूप में उसके अंदर है। कालांतर में वो अभिव्यक्त होगी कब, जब उसकी पंखुड़ियां खुलेगी। ठीक। और इसने सेकेंडरी जो सिम्टम ये होते हैं अपने कैरेक्टर्स डेवलप, उनका भी वर्णन कर दिया। देखो, वय के अनुसार रोम राजी आदि विशेष नारी नाम रस्सी चौपनियम स्नेह स्नेह स्तन गर्भाशय योनिम अभिवृत्त। सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स है एज के अकॉर्डिंग, हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग, मेल फीमेल, वो भी यहाँ पर इसने वर्णित किए कि ऐसा होता है। नेक्स्ट, धारणात धातुम उच्चित। शरीर का धारण करते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, धातु। विमर्श के अंदर शिवदास अंकल कहते हैं कि भाई धातु शब्द उनके लिए होता है जो धारण और पोषण दोनों करते हैं। ठीक। और जो उपधातुएं हैं वो ओनली क्या करती है, धारण। इसलिए उनके लिए धातु शब्द का प्रयोग नहीं। तो ये जो धारणा धातु लिखा है इसके ऊपर टीका है शिवदास से। ये लिखा धातु शब्द की प्रवृत्ति उनके लिए जो धारण पोषण के लिए निमित्त है। तेन ही शरीरम धारयन्ति धातुश्च पुष्णाति रसाद्यस्ते एवं मुख्य धातु शब्द वाच्याम न स्तनाद्यम, क्योंकि स्तनादि तो उपधातु है। ते ही शरीर धारन्ते एवं न तू किंचित पुष्णाति। स्तन आदि शरीर को धारण करते हैं पर शरीर का पोषण थोड़ी करते, इसलिए उनको उपधातु। फिर विमर्श में चरक की लाइन पड़ी उपधातु की। रसाद स्तन्य आर्तुम ततो रक्तम असृजम कंडरा सिरा मेद से वसात्वक सट मासाद वसात्वक सट है मेद से स्नायु संभव। नेक्स्ट, आगे बढ़ते। तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते तस्मादि कृत्यम वक्ष्यम। लिखो, धातुओं की क्षय वृद्धि या पोषण चरक बराबर किससे, धातु ही धातु आहार, ऐसा पढ़ा था। तो चरक बराबर तो धातुओं का आहार कह दो, धातुओं की क्षय वृद्धि में कारण कह दो, धातुओं के पोषण में कारण कह दो, कौन है, धातुएं ही है। क्योंकि रस से ही रक्त बनता है, रक्त से ही मांस बनता है। सुश्रुत ने मॉडर्न पे ध्यान दिया कि सारे न्यूट्रिशन को अलग अलग टिश्यू तक लेके जाने का काम कौन करता है, ब्लड। तो सुश्रुत अनुसार धातुओं की क्षय वृद्धि पोषण इत्यादि में कारण कौन है, शोणित्य। अब मैंने आपको विधि शोणित्य चरक सूत्र 24 जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि वात दूषित रक्त के लक्षण फैनिलम अरुणम, पित्त वाली में नील पीत वाली बात, कफज में गहरी कोदम प्रकाशम मांसपेशी प्रभम, और सन्निपात वहां विमर्श में था नहीं तो कांजी आबम लिखा है। ये श्लोक वही है, लिखता है फैनिलम तरुणम फैनिलम अरुणम कृष्णम परुषम तनु शीघ्र गम है स्कंधी। तुरंत नहीं जमेगा, मतलब जितना इसका क्लोटिंग टाइम है सीटी बढ़ जाए, ठीक है, पीटी बढ़ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पित्तज वाले में लिखा है सेम अस्कंदी, लेकिन पित्तज वाले में मल्टीपल कलर के साथ लिखा है इसमें विस्तृत गंध आती है, बदबू आती है आम जैसी, इसलिए पिपली का मक्षी का कोई अच्छा नहीं लगता, अनिष्ट होता, उनको इष्ट नहीं होता। तो अनिष्टम पिपली का मक्षीणा, कीड़े मकोड़ों मक्खियों को बुरा लगता है, फाउल स्मेल। नेक्स्ट, कफज गहरी कोदम प्रतिकाशम, बाकी तुम समझते हो, चिरस्रावी, मांस पेशी प्रभु। समझाया था मैंने कि गैरिक का कलर डिम रेड होता है, तो जब किसी ब्राइट रेड चीज में व्हाइट चीज मिला दोगे तो उसका कलर डिम हो जाएगा, ब्राइट रेड नहीं रहेगा। और मांसपेशी का कलर भी डिम रेड होता है, ब्लैक किस रेड है,
मैरून कलर से। तो वो भी क्यों हुआ कि उस रक्त के अंदर सफेद कलर मतलब कफ का कलर रक्त मिल गया था। बस कांजी काबम विशेष तो दुर्गंधी च सनिपात दुष्टम, लिखो एक लाइन, विश्रगंधि बराबर पित्त दूषित रक्त। और विशेष तो दुर्गंधि बराबर सनिपात दूषित रक्त। कांजी में मल्टीपल कलर है, सनिपात में मल्टीपल, और ये नील पीत हरित श्याम ये तो पित्त की कलर है। नेक्स्ट, रक्त से दूषित रक्त। जब आप रक्त को दोष और धातु दोनों मानोगे तो जो दोष रूप में दूषित रक्त है वो धातु रूप में जो रक्त धातु है उसको दूषित कर सकता है। उसके लक्षण लिखा है पित्तवद रक्तेन, पित्त के समान ही, लेकिन अति कृष्ण, अति कृष्णता रक्त को बताती। जीव शोणित की बात कहीं आगे करूंगा। 22वां कोटेशन, इंद्र गो प्रतिकाशम असंहतम अविवर्णम च प्रकृति। एक ही उपमा दी इसने, इंद्र गो प्रतिकाशम सुश्रुत। चरक ने बोला तपनिंद्रियाभम इंद्र गोपाभम पद्मालक्त सन्निभम गुंजा फल से। ये किसके लिए आया? अब ये याद रहे, ये शुद्ध रक्त है, शुद्धार तो नहीं है, नहीं तो फाइल नहीं पड़ जाएगी। ये सेम इसमें गुंजा बना के रखते हैं। शुद्ध रक्त ऐसे याद करना, डायरी में से लिखना, चरक सुश्रुत, फिर लिखना शुद्धार्थ, फिर करना चरक सुश्रुत। क्लियर है? तब ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट, रक्त विस्रावण कहता है कि इस विश्रावण के बारे में बाद में बताऊं। अब लिखता है कौन अविश्राव्य अथा अविश्रव। देखो रक्त श्रावण वहां नहीं करवाएंगे जहां पेशेंट पहले से ही फ्लूइड कम होने की वजह से या ब्लड कम होने की वजह से प्रॉब्लम में, जैसे लिखा सर्वांग शोफ एनासार का, मतलब जनरलाइज एनासार का, ऐसी कंडीशन उसकी बॉडी फ्लूइड तो वैसे ही कम है, ज्यादातर फ्लूइड उसकी बॉडी के बाहर फ्री कैविटीज में, तो सर्वांग शोफ में नहीं करवाना। क्षीणस्य, जो क्षीण व्यक्ति है उसमें नहीं। तो क्या लिखता है अम्ल भोजन करने वाले को, अम्ल भोजन करने से शोध उत्पत्ति होगी, शोध होते ही फ्लूइड बाहर चला जाएगा। पांडु रोग, अब तो समझ में आ रहा है, अर्श समझ में आ रहा है, उदर, शोषी टीबी वाला, गर्भिणी हमेशा यानी इन सब के अंदर और सौतु के केस कुल मिला के आप इसके पास लिख दो हाइपोवोलेमिक एंड एनीमिक कंडीशंस में रक्त विश्रावण नहीं करवा। 25वां कोटेशन कहता है शस्त्र विश्रावण द्विविधम प्रच्छानम सिराविद। ऊपर लिखो शस्त्र विश्रावण के भेद बराबर 2। और 7 दिन में एड्स का जो वायरस है वो जलोका के अंदर थोड़ी सरवाइव कर पाएगा, 7 दिन नहीं सरवाइव कर सकता। ये कह रहा है कि एक जलोका किसी एड्स वाले को लगा दी, फिर उसके बाद में सेम जलोका किसी और को लगा दी तो एड्स हो गया, तो ऐसा कह रहा है। अब सुनो, 7 दिन नहीं टिक पाएगा वो तो जो एड्स का वायरस है उसको तो ह्यूमन ब्लड चाहिए, उसी में सरवाइव कर सकता है। ये तो जलगा के पेट के अंदर जा रहा है, तो वहाँ का एटमोसफेयर चेंज, टेम्परेचर चेंज, वहाँ चेंज, वहाँ के रसायन चेंज, उसके अंदर तो पाचक रसायन होंगे, और 7 दिन तक तो नहीं टिक पाएगा। ऐसे तो जो एड्स वार्ड में ड्यूटी करते हैं वो सोच लें कि जो मच्छर घूम रहे इसने एड्स वाले को काटा और मुझे काट लिया, तो फिर कोई ड्यूटी ना करे। मच्छर के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ओनली शुद्ध मतलब मनुष्य के रक्त में ही सर्वाइव कर। नीडल वगैरह से कैसे होता है, जो नीडल की जो पाइप होती है उसके अंदर ब्लड होता है, उसमें वो तब तक पड़ा रहता है। नेक्स्ट, शस्त्र विश्रावण की विधि याद कर लेना, बराबर करके MTR बराबर 2। प्रच्छान और सिरावेद, ये रूड क्वेश्चन है पुराने जमाने का,
पुराने वैद्यों ने इसको इस तरह से याद कर रखा है अलग से कि शस्त्र विश्राम की दो विधियां होती है, प्रच्छान और शिरावृत्ति। प्रच्छान के बारे में अगर स्टेटमेंट आ जाए तो देख लो, सीधा होना चाहिए, ऋज्जु, असंकीर्ण, सूक्ष्म, सम, अनवगाढ़, ठीक, और अनुत्तान, आशु। सिरा, स्नायु, संधि इत्यादि को छोड़कर। नेक्स्ट, किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि अपन पेशेंट को कट लगाएं और ब्लड ही नहीं आए? दुर्दिन, दुर्विद, शीत, वात आदि से पीड़ित, भुक्त मात्रे, खाना खाते ही, स्कंदनत्वात् शोणितम न स्त्रवत्यम, या फिर अल्पम। सिंपली समझो, कफ वृद्ध अवस्थाएं जब भी होगी ब्लीडिंग जो है इजीली नहीं हो पाए। दुर्दिन, अभिषण या कफ की स्थिति। दुर्विद, प्रिक की छोटा किया तो वैसे अभिषण जैसा होगा। शीतल, भुक्त मात्रा क्या बढ़ता है? कफ। नेक्स्ट, कुछ और कंडीशन है, जैसे लिखा मद मूर्छा श्रम आर्ता नाम, इसमें ब्लड है ही नहीं, निकलेगा। आगे लिखता निद्रा अभिभूत भीता नाम। एक मुहावरा आपने सुना होगा, काटो तो खून नहीं। एकदम से डर जाना या आश्चर्यचकित हो जाना, उस टाइम अगर प्रिक करे तो ब्लड नहीं आता, तो निद्रा विभूत भीता नाम। नेक्स्ट, अतियोग कब हो सकता है? जब या तो शरीर में उष्णता ज्यादा हो या फिर बाहर के मौसम में उष्णता ज्यादा। लिखता है अति उष्णो अति शून्य अति विद्य। कोई बावला था, बड़ा कट लगा दिया, मेजर वेसल्स कट गई, अब उसको पकड़ के बैठा है, रुक नहीं रहा और पेशेंट कोलैप्स हो रहा है। अज्ञे विश्राम, अज्ञानी आदमी विश्राम सुन रखा था, कहीं पढ़ रखा था, एक पंख का पक्षी था, चाकू लेके बैठा था, कोई आए तो खून निकाल दो उससे। आ गया बेचारा कोई गृहदर्शी वाला, कमर के हाथ दिया हुआ, झुका हुआ, 1 मिनट में ठीक कर देता, शांत कर दिया उसको हमेशा के लिए। अति प्रवृत्त स्थिति में अब ये पेशेंट जा रहा है, उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या क्या होगा? देखो, शिरो अभिताप आंध्यम अधिमंथम तिमिर प्रादुर्भाव। अरे दिखना बंद हो जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचना बंद, तो कनेक्शन धीरे धीरे डाउन, वोल्टेज डाउन हो रहा है धीरे धीरे। अब ये फाइल निपटेगी। पक्षाघातम एकांग विकारम तृष्णादाहो हिक्का श्वास कास, आ गए ले जाने वाले, लास्ट वाले है ना। पांडु रोगम मरणम चापा, अपने को भी ये ले जाएंगे, हंस क्या रहे। प्लाज्मा खे खे करोगे और एक खे ऐसी आएगी, निकल जाएगा सर। आ रहा हूं प्रभु। 31वां कोटेशन, तस्मात न अति शीते न अति उष्णे। मौत अंतिम सच्चाई है। तस्मात न अति शीते न अति उष्णे न शून्य न अति तापिते। यवागु मैंने लिखवा दिया था रक्त मोक्षण से पहले, तो न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी। मौत अंतिम सत्य है, इसका मतलब आज थोड़ी मरना है, समय आने में मरना है ना। अभी मरना तो एक्सीडेंट है, घिस घिस के मरना है। अभी मरना तो पहले मरते, फिर इतना क्यों पड़े। चलिए, सत्य कथन। सम्यक गत्वा यदा रक्तम सोमम एवं अवतिष्ठते शुद्धम तदा वी जानियाद सम्यक विस्त। ये कथन सत्य है, भली तुम्हें लगे कि नहीं लगे। ये कह रहा है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है और अपने आप रुक जाए, इसका मतलब सम्यक रूप से रक्त मोक्षण हो गया। अब इसने शायद समझा होगा कि ये मूर्ख या शिशुत वगैरह, इनको कौन समझाएगा इतना, इसने बात टाल दी। सही बात ये है कि कोगुलेशन टाइम होता है ब्लड का, क्लोटिंग टाइम होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, पीटीआईएनआर बोलते हैं, है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन और वो जो फैक्टर्स हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स, वो सब काम करेंगे, फिर नेट बनेगा प्रोटीन का,
वहां प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट उस नेट में फंसेगी, फिर वहां पर प्लग बन जाए और ब्लीडिंग बंद। इस पूरे प्रोसेस में मान लेते हैं 4 मिनट लगे और माइनर कट लगा रखा है। 4 मिनट में माइनर कट से कितना ब्लड निकल सकता है? कोई एक्सट्रीम तो नहीं निकल सकता। 4 मिनट में माइनर कट अपने आप बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद। तो ये उस अर्थ में कि सम्यक रूप से अगर आपको पता करना है कि पूरा दूषित रक्त निकल गया है, तो दूषित रक्त निकलते ही ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? बंद। नेक्स्ट 33वां कोटेशन, सम्यक रक्तस्राव होने के लक्षण। लिंगम प्रसादो मनस्तथा, मन प्रसाद, मन खुश हो जाए। 34, किन लोगों को रक्त मोक्षण करवाने से कौन से रोग नहीं होंगे? त्वग दोष, ग्रंथि, शोभ, रक्तज रोग, रक्त मोक्षणशीली नाम न भवंती कदाचन। अब यहां फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते। संशोधनशील, रक्त मोक्षणशील, ऐसे। अरे त्वचा रोग हमेशा रक्त के ही तो होते हैं। स्किन डिसऑर्डर लिखते हैं ना रक्त प्रदूषित विकारों को, त्वचा रोग तो आएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए कट लगा दिया और ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, क्या करें? एला, शीत, शिव, कुष्ठ, तगर, डॉट डॉट। शीत शिव किसको कहते हैं रे? शीत शिव किसके घबरे है? और सैंदर। ठीक है, कुछ तगर तो बहुत पूछने, ये एला गड़बड़ करती है यहाँ। याद रखना है कि एला, शीत, शिव, कुष्ठ, तगर आदि द्रव्यों का प्रयोग कब करेंगे? जब कट लगाने पर भी ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, इनका चूर्ण डालेंगे और उसको वहां पर घर्षण करेंगे। अब मान लो कि पेशेंट आया और तुम बड़े पढ़े लिखे और अनुभवशील हो और साले ने हिस्ट्री सही दी नहीं, हीमोफीलिया का था। अब कोगुलेशन नहीं हो रहा, कट लग गया, लगने के बाद बता रहा है डॉक्टर साहब ये कागज देखना। अब तो कागज भगवान देखेंगे। डॉक्टर साहब ने तो 4 अंगुल का डीप कट लगा दिया, ठीक ठाक वैसे उसमें कट चुकी है, और अभी हाथ पकड़ के बैठा है एक ये, और आगे से डॉक्टर पकड़ के बैठा है, और एक हाथ से डॉक्टर फोन लगा रहा है, बॉस क्या करूं, फेविक्विक लगा दूं? ठीक है, अथ अति प्रवर्तित, ब्लीडिंग बढ़ गई। रौद्र, मधुक, प्रियंगु, गैरिक, सर्जरस, और क्या डालोगे? स्तंभक है ना ये, संधानी स्तंभन वाले द्रव्य, शालमली है ना। फिर व्रणबंधन बंधनिया, फिर शीतन आच्छादन। अब भाई साहब अब भी नहीं रुक रहा है, तो फिर किसका प्रयोग? क्षार और अग्नि का, या अग्नि मतलब दहन का प्रयोग। ठीक, और क्या कर सकते हैं? शिरा वेदन कर सकते हैं। वेदेन अनंतरम वाह तम अति प्रवृत्ताम शिराम विद्यते। अब कुछ लोग बोलने कैसा पागल है, एक सिरा कट गई वो बंद नहीं हो रही है, और तो दूसरी सिरा को। अब इसका मतलब है कि उसी वेसल्स की जो दूसरी माइनर ब्रांच है, उसको मान लो कि किसी आदमी के शरीर में ये वेसल है, और डॉक्टर साहब ने लगा दिया कट। वो कट लगा यहां, ठीक, यहां से आ रहा है ये 120/80 से। ठीक है, मान लो कायदे से क्या होगा कि अगर कट नहीं लगता तो ये 120/80 से या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आगे बढ़ता है। अब यहां कट लगते ही ये 120/80 से इधर निकलने लग गया, तो इधर तो कुछ जा ही नहीं रहा, शॉर्टकट मिल गया, तो ब्लड यहीं से बाहर निकल रहा पूरा ऊपर से आके। एक यहां लगा दे चीरा, अब बाइफरकेट हो गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से थ्रोम्बस फॉर्मेशन इजी हो गया, नहीं तो थ्रोम्बस जो है वो प्रोटीन की नेट को टिकने नहीं दे रहा था ब्लड का प्रेशर।
इसलिए बोल रहा है कि उसके पास में एक और छोटा सा कट लगा, तुम ऐसा मत करना, तुम इतने पारंगत हो नहीं। और कोई भी टीचर अपने शिष्य को कभी ऐसा नहीं कहेगा कि तू जिंदगी में ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सीना ठोक के बोल रहा हूं, तुम ये नहीं कर सकते कभी, इसलिए कभी मत करना ये, है ना। फेविक्विक लगा देना चाहे, पर ये मत करना। अखबार में तो आएगा अगले दिन, मरीज का खून नहीं रुका तो डॉक्टर ने भर दी फेविक्विक, सीएमएचओ ने किया निलंबित, और क्या है, वापिस आ जाना 4-6 महीने बाद। चलिए, आप लोगों से मेरी बात हुई थी कि वाग्भट ने वात प्रकोप के 2 प्रकार होते, एक धातुषयजन्य और एक आवृज। ऑनलाइन वाला थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, आवाज तो आ रही है ना। तो धातुषयजन्य मतलब रक्त क्षय से क्या होगा, बेसिकली रक्त धातु है, लेकिन धातु क्षयात स्त्रूते रक्ते मंदम संजायते अनिल पवनश्च परम कोप याति तस्मात् प्रियतनत। अब आपने रक्तस्राव करा दिया, ये तय बात है कि ब्लड निकलेगा, अग्नि मंद होगी और वात कुपित होगी। जब चरक पड़ा था कि अग्नि मांद्य हो जाता है, रक्त अस्थिर हो जाता है, वात कुपित हो जाती है। अब न ज्यादा ठंडे न ज्यादा गर्म, ज्यादा गर्म से ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, और ज्यादा ठंडा दिया तो वात कुपित हो जाएगी। नाति शीतेर लघु भीर स्निग्धे शोणित वर्तने ईषद अम्लेर न अम्लेर व भोजने संपाच। मिला, ईषद अम्लेर ने अम्लेर, मतलब आचार्य कह रहे भली तो खट्टा ही डाल देना, भली मत डाल। अब इसके पीछे का तर्क समझो, वो बोलेगा खट्टा खाना, अम्ल शीत प्रार्थना रक्त क्षय का लक्षण। पानीपत से वाला एग्जाम्पल दिया था, तो कह रहा भली अम्ल मिला देना, भली मत मिलाना, ऐसा भोजन देना। किसको, रक्त क्षय के बाद। और रक्त क्षय से पहले क्या दिया, यवग। अब आप बात को समझो, उस टाइम आईवी फ्लूइड नहीं था। यवागु वही काम करता है जो डीएनएस करता है, सॉल्ट, शुगर, पानी, 6 गुना जल में पकता है यवागु। तो यवागु पिला दी तो पूरी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड, ग्लूकोज लेवल मेंटेन, लिम्फ, प्लाज्मा, सब लिक्विड जितने भी है सब ओके। अब अगर कट लगा के थोड़ा सा निकाल भी लेंगे तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होने के चांस। तो यवागु पिलाने का रीजन ये कि फ्लूइड और ग्लूकोज दोनों विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किससे कवर हो जाएगा, यवागु। नेक्स्ट, कुछ भूल जाऊं तो बता देना। चतुर्विधम यत् इति रुधिरस्य निवारणम संधान स्कंदन पाचन दहन। ये सीक्वेंस गलत है, जैसे बोल रहा हूं वैसे। व्रणम कषाय संदते रक्तम स्कंदते हिमम तथा संपाचयेत भस्मम दहा संकोचित सिरा। क्या करूं सबसे पहले, स्कंदन किससे करूं, दूसरा संधान किससे करूं, कषाय से, तीसरा पाचन किससे करूं, भस्म, और चौथा दहन। इससे क्या होगा, सिरा संकोच। उत्तराखंड वालों ने 2015 में चिपका दिया है, संपाचित भस्मम डॉट 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 संकोचित सिरा, दह संकोचित सिरा। सीक्वेंस यही याद करना है बाबू, मिलान करने में आ सकता है। सबसे पहले क्या लिखता है, स्कंद माने रुधिरे संधानानि प्रयोजित। रीडिंग नहीं रुक रही है तो लोद्र इत्यादि, प्रियंगु इत्यादि, शाल्मली जो द्रव्य थे उनका प्रयोग करें। वो नहीं काम कर रहे हैं तो शीरी वृक्ष कषाय दें, उससे भी काम नहीं बन रहा है,
भस्म डालो, भस्म के अंदर पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, तो ये कोगुलेशन में हेल्प करेंगे। इनसे भी नहीं हो रहा था, आर्टरी क्यूटराइजेशन करो, दहन, जलाना, जलाने सिरा संकुचित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेसल्स कनेक्टिंग टिश्यू से बनी हुई होती है। तो जैसे पॉलीथीन के पास में आप पॉलीथीन को अगर किसी गर्म चीज से टच करोगे तो इकट्ठी हो जाती है, तो पैकिंग हो गई, क्यूटराइजेशन हो गया। ठीक है, जरूर से याद करना है, मिलान में आएगा फिर कहना मत। एक प्रश्न ये भी आया, असिद्धम एतत्सु चेतेषु ... परमुच्यते। तीनों उपायों से अगर ठीक नहीं हो, कल्पेर त्रिविधेर, प्रयत्न करने पर भी अगर ठीक नहीं हो, तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? क्यूटराइजेशन। और मॉडर्न मेडिसिन का पहला और आखिरी विकल्प यही है। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई नहीं करते। दुनिया ज्यादा फास्ट है ना, इतना टाइम किसके पास में कि आओ शहद लगा दे। चलिए, द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण एवेम धार्यते तस्माद यत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थिति। देह का मूल रुधिर है, इसलिए यत्न पूर्वक इसके रक्षा की ट्राई करें, क्योंकि रक्त में ही जीव की स्थिति, जीवन की स्थिति। एक आदमी के शरीर में सब कुछ ओके है, सिर्फ उसका सारा ब्लड निकाल दो नीडल डाल के, गया, मृत हो गया। इसका मतलब शरीर में जीव कौन है? रक्त। इसलिए तो बोलते हैं रक्तदान जीवन दान। चलिए, ये आपका हुआ पूरा। कल पढ़ेंगे कौन सा? अब आप लोग मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि कल आप किन सदस्य में क्षय पढ़ के आएंगे, या फिर टेबल है ना जो 18 प्रकार के क्षय, मैं आज व्हाट्सएप पे डाल दूंगा वो PDF। और जिन लोगों ने ले नहीं रखा है सब्सक्रिप्शन, उनको मिल जाएगी फ्री मटेरियल में, ऐप पे, वहां से डाउनलोड हो जाएगी। 18 प्रकार के क्षय पढ़ के आना। फिर अपन कल क्या पढ़ेंगे? दोष धातु मलों की क्षय। ठीक है, अब निकालो शास्त्र।